गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंटमेंट और प्रेजेंटेशन। यानी नाम से क्लियर हो रहा है कि हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है तो उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए भी हमें प्रेजेंट करना होता है। अब हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्टेंस के लिए हम उस पर्सन के आगे इसे शो करते हैं जो पर्सन इसकी अमाउंट देने के लिए लायबल है। या जब भी हम पेमेंट का टाइम आता है, एक्सेप्टेंस के बाद जब भी पेमेंट का टाइम आता है, यानी कि जब बिल मैच्योर होता है, तो उस समय जब आप पेमेंट लेने के लिए इसे प्रेजेंट करते हैं तो वो भी एक ज़रूरी प्रोसेस है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब है कि शोइंग द या प्रोसेस ऑफ शोइंग द इंस्ट्रूमेंट टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो पेमेंट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए लायबल है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंटेशन कितने टाइप की है या किस तरीके से हम करते हैं। तो प्रेजेंटमेंट जो है या तो एक्सेप्टेंस के लिए होगी, साइट के लिए भी हो सकती है और पेमेंट के लिए भी हो सकती है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात उन्होंने लिखी है कि कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन कौन से केसेस हैं देख लेते हैं एक बार। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है एक पर्टिकुलर डेट पे ही हमारा जो है लायबल होगा, मतलब पेबल होगा, तो उस समय हमें एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है डिमांड पर, यानी कि जब भी वो प्रस्तुत किया जाएगा तब डायरेक्टली पेमेंट ही होगी, तो फिर अलग से आपको एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट डाली गई है उसके पर्टिकुलर डेज के बाद अगर पेमेंट अवेलेबल होनी है देन आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको प्रेजेंटमेंट करना होगा एक्सेप्टेंस के लिए। क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर साइट, यानी कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे नहीं तब तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा या वो पेबल नहीं होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है इंस्ट्रूमेंट जो है प्रेजेंट करना ही होगा। दूसरी बात, जब इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पेमेंट सिर्फ साइट मतलब आफ्टर साइट ही अवेलेबल होगी, यानी कि जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इंस्ट्रूमेंट पेबल नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस के लिए भी उन्होंने कहा है कि मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्लियरली मेंशन है कि एक्सेप्टेंस के लिए हम इसको प्रेजेंट करेंगे या पेमेंट के लिए भी हमें इसको प्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि उस केस में हमें इसको प्रेजेंट करना ही होगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में क्लियर ऑर्डर है क्या कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। यहाँ अभी पेमेंट का किस्सा नहीं आया, अभी सब हम एक्सेप्टेंस की ही बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट में एक बात लिखी गई है तो एक्सेप्ट तो उसको प्रेजेंट करना ही होगा। और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो फिर कोई भी केस है तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ओके। हालांकि कहा यह जाता है कि बेशक से ये नेसेसरी नहीं है, बट इट इज़ बेनिफिशियल दैट इट मस्ट बी प्रेजेंटेड। ये बेनिफिशियल किसके लिए है? दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मान लीजिए जब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा जाता है, जो ड्रॉअर या मेकर जो लिखता है, तो ऑब्वियसली एक श्योरिटी आपके माइंड में तब तक नहीं आएगी जब तक सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती। ठीक है, अब जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए तो एक्सेप्टेंस का कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा, राइट। उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि सामने वाली पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, और अगर नहीं करती तो ऑब्वियसली डिसऑनर का नोटिस हमें मिल जाएगा और फिर हम उसकी नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करा सकते हैं। तो ये चीज़ें तभी वो पॉसिबल हो पाएगी जब हम प्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस टू होम, अब किसको करना है? ऑब्वियसली जो बंदा पेबल है, जो बंदा लायबल है पेमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए वही जिम्मेदार है। एक्सेप्ट तो वही करेगा ना जिसको पेमेंट करनी है। तो किस किस को पे आप करोगे? एक तो ड्रॉई, ठीक है, या उसका कोई एजेंट। दूसरा, अगर एक ड्रॉई नहीं है, एक से ज़्यादा है तो सभी लोग। तीसरा, अगर ड्रॉई की डेथ हो चुकी है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चौथा, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसका ऑफिशियल रिसीवर। यानी इन लोगों के आगे आप प्रेजेंट करोगे एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है,
नाउ टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट, अभी किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए। याद रखना ये प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए हो रही है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करें तो याद रखें आपको वर्किंग डे पर, मान लीजिए जो बिजनेस कर रहा है उसका वर्किंग डे है, उस पर प्रेजेंट करना है। अगर मान लीजिए बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वर्किंग डेज होने चाहिए, उस समय ही आपको प्रेजेंट करना है। अब बिज़नेस आवर्स का मतलब ये होता है कि उस तरह के बिज़नेस में जो भी नॉर्मल कस्टम है उनका बिज़नेस के आवर्स के लिए, उन्हीं आवर्स में ही आप जाओगे प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कस्टम का थोड़ा सा हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जा रहा है डिले। अगर आप वर्किंग आवर पे नहीं जा रहे हो, आप वर्किंग डेज पे नहीं जा रहे हो, और तो इसका मतलब यह है कि फिर ये भी हो सकता है कि आप क्यों नहीं जा पाए, देयर मे बी सम एक्सक्यूज, और वो एक्सक्यूज़ जो हैं अगर वो आपकी कंट्रोल के बाहर हैं, मतलब आप चाहते हैं प्रेजेंट करना लेकिन देयर आर सम रीज़न्स जो आपकी कंट्रोल के बाहर हैं, तो उस केस में आपको ये मतलब एक तरह से माफ़ी की बात करें कि एक्सक्यूज़ जो है आपका कंसिडर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटमेंट करनी है और रीज़नेबल टाइम में करनी। मान लीजिए आप बिज़नेस आवर्स में नहीं गए तो कोई बात नहीं, आप रीज़नेबल टाइम में प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आता है प्लेस की बात। तो अगर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें मेंशन किया हुआ है कि प्रेजेंटमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होनी चाहिए, तो प्लेस पे ही प्रेजेंटमेंट होगी। अगर प्लेस मेंशन नहीं है तो फिर जो भी पर्सन का जो ड्रॉइंग है उसका जो बिज़नेस प्लेस है वहाँ पर होगी। और अगर बिज़नेस प्लेस भी अवेलेबल नहीं है या आपको आइडिया नहीं है तो उसके रेजिडेंस पे जा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली भी उससे मिलकर उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर तो जगह स्पेसिफाई है तो उसी स्पेसिफिक प्लेस पर, अगर जगह स्पेसिफिक नहीं है तो या तो उसके बिज़नेस प्लेस पर या उसके रेजिडेंस पर। और अगर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्पेसिफिक होता है उसको हम डोमिसाइल्ड बिल कहते हैं, जिसमें जगह का नाम मेंशन होता है उसे डोमिसाइल्ड बिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कि मान लीजिए कोई भी प्लेस नोन नहीं है, ना तो आपको उसके घर का आइडिया है ना ही आपको उसके बिजनेस प्लेस का आइडिया है, तो आप किसी भी और प्लेस पे मिल सकते हो जहाँ पर वो आपको अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने कोशिश करी हर जगह ढूंढने की, वो पर्सन आपको अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि इसका मतलब वो ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो कहीं कहाँ पे गुम हो गया, वो चाहता ही नहीं है कि हम उसे सर्च करें, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लिया जाएगा। फिर अगर ऐसा कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है या कस्टम में है कि पोस्ट से भेजना है तो बाय पोस्ट भेजोगे, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में आ गई, और यही हम रूल्स में भी यही डिस्कस करेंगे, सेम चीज़ें हैं, नया कुछ नहीं आने वाला आगे। अब प्रूफ ऑफ प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या है? प्रूफ का क्या मतलब है कि आपने प्रेजेंट करना है तो आपको एक्सेप्ट करने के लिए हमने आपको एक बिल दिखाया और आपको 48 आवर्स दिए, आपको डिसाइड करना है 48 आवर्स में कि आपको वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी पर्सन होगा, ड्रॉई होगा, वो प्रेजेंटमेंट के लिए, कई बार ऐसा होता है कि वो इंसिस्ट करता है कि मुझे प्रेजेंट किया जाए, और हालांकि प्रेजेंटमेंट की ज़रूरत ना भी हो तो भी वो इंसिस्ट कर सकता है, एंड ही हैज़ 48 आवर्स टू डिसाइड कि वेदर ही वांट टू एक्सेप्ट इट और ही वांट्स टू रिजेक्ट इट, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं रिमार्क्स पर। रिमार्क्स में यही है कि प्रॉपर ढंग से अगर प्रेजेंट आपने नहीं किया और अगर प्रेजेंटमेंट ज़रूरी थी तो उसकी जो भी लायबल पार्टी होगी वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगी, अगर आपके प्रेजेंटमेंट में कोई दोष पाया गया तो अफेक्ट क्या है नॉन प्रेजेंटमेंट का? ड्रॉई एंड ऑल द एंडोर्सर्स आर रिलीव्ड ऑफ देयर पार्टीज। अगर आपने प्रेजेंट करना था और नहीं किया तो प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। अब दूसरा पॉइंट आ गया है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। हमने क्या क्लियर किया पहले? प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। नाउ इट इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। कई बार क्या होता है कि जब तक बिल प्रेजेंट नहीं किया जाता तब तक वो क्योंकि उसके दिखाने के कुछ दिन के बाद ही आपको पेमेंट ड्यू होगी, ऐसा कुछ रूल्स हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे आपने देखा आगे नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट में लिखते हैं 3 months आफ्टर साइट, इसका मतलब होता है जिस दिन आप बिल प्रेजेंट करोगे ना उसके 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें लिखा 3 months आफ्टर डेट, तो जो डेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मेंशन है उस डेट के बाद 3 महीने के अंदर 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर उसमें लिखा हुआ हो ऑन डिमांड, तो इसका मतलब होता है जब भी आप प्रेजेंट करेंगे या जब भी ये आपके आगे आएगा तो आपको उसकी पेमेंट करनी ही होगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन प्रेजेंटमेंट का फॉर एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लो प्रोमिसरी नोट की हम बात कर रहे थे, तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि जो पर्सन बना रहा है प्रोमिसरी नोट वो खुद ही कमिटमेंट दे रहा है कि वो इतने तारीख को इस पर्सन को इतने पैसे जो है वो दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो एक्सेप्ट वो खुद ही कर रहा है ना, वो उसने किसी और से तो एक्सेप्ट नहीं करवाना है क्योंकि वही डेटर है। तो जब प्रोमिसरी नोट की बारी आती है तो वहाँ पर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट का कोई प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का कोई सीन नहीं रहता वहाँ पे। हाँ, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट का तो रह सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये होता है जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर तो पेबल ऑन डिमांड है तो ज़रूरत नहीं है, राइट। और अगर पर्टिकुलर डेट पे है तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर डेज पर्टिकुलर मंथ्स आफ्टर साइट, देन आपको प्रेजेंट करना ही होगा साइट के लिए। ये बात सभी पे ही लागू होती है, ये सिर्फ प्रोमिसरी नोट पर सभी पे लागू होती है। हालांकि इसने प्रोमिसरी नोट को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, साइट के केस जो हैं वो सभी पे ही लागू होंगे। तो प्रेजेंटमेंट ऑफ सच एस प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड टू। अब ये प्रेजेंटमेंट करना किसको है? अगर प्रोमिसरी नोट है तो हम किसको करेंगे? जो डेटर है जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा है हम उसको दिखाएंगे कि भाई आपकी पेमेंट ड्यू हो गई है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो हम किसको दिखाएंगे? ड्रॉई को दिखाएंगे और या फिर एक्सेप्टर को दिखाएंगे। अगर वो कोई भी पर्सन जो है इंसॉल्वेंट हो गया है तो फिर उसके हम ऑफिशियल रिसीवर को दिखाएंगे। अगर कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है यानी कि जो ड्रॉई है या जो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट है तो हम उसके फिर जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हम उसको शो करेंगे, ठीक है। अभी है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का मतलब क्या? पहले क्लियर हो गई प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, दूसरा है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट और तीसरा है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो अब आपने प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, ठीक है। तो पेमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली जिसने एक्सेप्ट किया होगा या जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा होगा मतलब मेकर, या जिसने जो ड्रॉई है आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का, या फिर अगर ड्रॉर है और ड्रॉर ने अगर एंडोर्स कर दिया है और वहाँ पर अगर पेमेंट नहीं हुई है तो फिर ड्रॉई पर्सनली जिम्मेवार होता है इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक्स हों। तो तीनों के केस में आप जैसे अगर चेक की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट किसको करते हैं? हम बैंक के आगे प्रेजेंट करते हैं ना कि पेमेंट के लिए। अगर प्रोमिसरी नोट है तो हम किसको प्रेजेंट करेंगे? हम उसके मेकर को करेंगे जो प्रॉमिस कर रहा है हमारे को पेमेंट करने के लिए। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बारी है तो हम ड्रॉई को प्रेजेंट करेंगे कि ये लो आपने जो बिल एक्सेप्ट किया था अब उसकी पेमेंट कीजिए। तो ये सीन रहेगा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट का। तो तीनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई क्या? कि एक तो प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या है, दूसरा ये किस किस कंडीशन में किया जाता है, किस किस को किया जाता है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, टाइम क्या रहेगा, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट क्या है एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट क्या है, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन रूल्स में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने इसमें क्लियर कर ही ली हैं, इसलिए आपको बहुत जल्दी करना है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कुछ रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोमिसरी नोट की पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, मतलब अगर कोई भी प्रोमिसरी नोट किस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा पेबल है तो हमको क्या करना है, इसको रीज़नेबल टाइम के अंदर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट के लिए लाना है, ठीक है। जब लिखा हुआ है स्पेसिफिक ड्यूरेशन आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करना होगा। ये बात सब पे ही लागू होती है, बात सिर्फ प्रोमिसरी नोट की नहीं है, सबकी है। और अगर हम प्रेजेंट करने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो जो भी पार्टीज़ होंगी जिनमें पेमेंट करनी है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। लेकिन कुछ रूल्स हमको फॉलो करने हैं। जैसे अगर हमने प्रेजेंट करना है बाय पोस्ट तो हमें रजिस्टर्ड पोस्ट की यूज़ करनी है। अगर आपको मान लीजिए
लीजिए बैंक को प्रेजेंट करना है तो बैंक को वर्किंग डेज में प्रेजेंट करना है, पब्लिक हॉलीडेज़ पे नहीं करना है, बैंक हॉलीडेज़ पे नहीं करना है। अगर आपका बिल जो है जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, अगर वो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन आफ्टर डेट, ये वही चीज़ आ गई। ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड सी जो है वो मैंने मर्ज करके बता दिया है, डी भी, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कोई भी प्रोमिसरी नोट अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल है, तो हर इंस्टॉलमेंट के बाद 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3 days आफ्टर द ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट होती है उसके ग्रेस पीरियड मिलते हैं हमको 3 दिन के, तो 3 दिन के बाद उसको प्रेजेंट कर सकते हैं स्पेसिफिकली, अगर उसकी पेमेंट के लिए हम कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना पहले कर चुके हैं। अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात है तो मैंने बता दिया, स्पेसिफिक प्लेस पे ही करना है। अगर आपको स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं किया गया तो बिज़नेस उसकी जहाँ वो बिज़नेस करता है वहाँ पर, या फिर उसके रेजिडेंस पर, और अगर आपको दोनों जगह नहीं पता है तो फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो पर्सनली आपको अवेलेबल हो जाए। और अगर आपने सर्च करने की कोशिश की, आपको वो कहीं नहीं मिल रहा, तो वो डिसऑनर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट, यहाँ ये तो मैंने बता ही दिया, वही जो रीज़नेबल प्लेस की बात थी। आप अपने ड्यू एफर्ट्स करोगे उसको सर्च करने में, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप जो है डेफिनेटली उसको डिसऑनर हम करार दे देंगे, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आ रहा है होल्डर की ड्यूटी है, ये ध्यान में रखें। मान लीजिए आपके पास चेक है और आपको बैंक के आगे प्रेजेंट करना है, आपको पेमेंट लेनी है, तो आपको बैंक के में तब तक चले जाना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जिसने आपको चेक दिया है उसके और बैंक के रिलेशन में मान लो कोई ऐसी बात आ गई है कि बैंक उसकी पेमेंट्स को शायद रोक लेगा, ये भी हो सकता है ना। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कस्टमर के कोई ड्यूज़ हैं बैंक के प्रति, तो बैंक उसके कोई भी चेक की पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये ड्यूटी होल्डर की है कि अगर वो चेक की पेमेंट टाइम पे लेना चाहता है, थोड़ा रीजनेबल टाइम में वो बैंक के पास जा सकता है। हालांकि इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता है कि कब उनके रिलेशन ख़राब होने वाले हैं, बट फिर भी अगर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होने के बाद होल्डर अपना चेक लेकर बैंक के पास जाता है, बैंक अगर उसकी पेमेंट देने से इनकार कर देता है तो बैंक के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, कारण क्योंकि वो कोई ना कोई डेफिनेटली सॉलिड रीज़न रहेगा जब वो पेमेंट लेने से इनकार कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ड्यू टू सच डिले, अगर वो मान लो डिले कर दिया होल्डर ने, तो ड्रॉर को भी कई बार डैमेज हो जाता है, और क्योंकि बैंक रिफ्यूज़ कर देता है पेमेंट के लिए, तो ड्रॉर को फिर दोबारा वो पर्सनली लायबल नहीं बना सकता कि भाई आपने जो है चेक लिख कर दिया और बैंक ने पेमेंट नहीं की। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ड्रॉर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा, हालांकि बैंक ने पेमेंट नहीं दी तो भी। एक्सक्यूज़ है डिले का कि अगर आपके एक्सक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं और आपका उसमें कोई भी मतलब पर्सनली आपका कोई फॉल्ट नहीं है, देन आपके एक्सक्यूज़ को कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट नेसेसरी कब नहीं है, देखें कब नहीं है, जब पेमेंट लेने वाली पार्टी कुछ इस तरीके का गड़बड़ करती है कि वो खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें डाल रही है कि पेमेंट की, तो अब जो पेमेंट करने वाला पर्सन है वो कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लीजिए जो मेकर है या ड्रॉर है या एक्सेप्टर है, ठीक है, वो अपने आप ट्राई कर देता है कि भाई प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रोक दिया जाए, ठीक है। वो कुछ ऐसा करता है कि जिससे प्रेजेंटमेंट में रुकावट आती है। जब आप खुद ही ऐसी गड़बड़ कर रहे हो तो फिर आप सामने वाली पार्टी को लायबल नहीं बना सकते, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे एक्सेप्ट तो करवा लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन मैं जो है उसको या मैंने खो दिया कहीं, या फिर मैं उसको दिखाई ही नहीं रही हूँ, या मतलब कुछ इस तरीके की बातें जिससे प्रेजेंटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो फिर होल्डर और जो भी पर्सन है वो अपने आप ही इस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। फिर से देखें क्या कहना है, व्हेन द मेकर ड्रॉर और एक्सेप्टर ऑन हिज ओन मोशन, मतलब अपने आप ट्राइज टू स्टॉप द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो खुद ट्राई करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट ना हो, कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रेजेंटमेंट के रास्ते में रुकावट आए, सच एज जैसे टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द होल्डर,
अभी होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना है ना, होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना है। होल्डर कौन है? जो कि उसकी पेमेंट पाने के लिए कैपेबल है। आपने होल्डर से इंस्ट्रूमेंट ले लिया, आप कौन हो? आप मेकर हो या आप ड्रॉर हो या आप एक्सेप्टर हो? एक्सेप्टर कौन है? जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने वाला अगर प्रेजेंटमेंट में रुकावटें डाल रहा है तो इसका मतलब वही गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पर तो जो है पेमेंट के लिए फिर प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो आ ही गया, तो फिर आपको तो पेमेंट वैसे ही करनी है। अब ये नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने उससे इंस्ट्रूमेंट पहले ही ले लिया है। ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए वो पेमेंट देने वाला आपके घर आया या आपके बिजनेस प्लेस पे आया, बट आप अवेलेबल नहीं थे, या आपने उस दिन अपना बिजनेस बंद कर रखा है, जबकि नॉर्मली उन दिनों में बंद नहीं होता। तो इसका मतलब ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग वर्किंग डेज, ड्यूरिंग वर्किंग टाइम यू आर नॉट अवेलेबल एट योर प्लेस, एट योर रेजिडेंस। वो सर्च करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मिल नहीं रहे हो, आप कुछ शेडी सा बिहेवियर कर रहे हो, तो इन दैट केस अब वो कैसे पेमेंट करेगा आपको? इसके लिए फिर हम खुद ही जिम्मेवार होंगे। तो वहाँ पर अगर प्रेजेंटमेंट पेमेंट की नहीं भी हुई तो भाई अब क्या कर सकते हैं, जब आप हो ही नहीं कहीं, ठीक है ना, आप अवेलेबल नहीं हो अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने रेजिडेंस पे, देन प्रेजेंटमेंट कैसे हो पाएगी? ठीक है। उसके बाद आ रहा है इफ़ द मेकर ड्रॉर और एक्सेप्टर ऑफ द, अब आपको तो देखो आपके आगे उन्होंने प्रेजेंट करना है पेमेंट के लिए, लेकिन आप छुप रहे हो, तो इसका मतलब कल को आप फिर मना नहीं कर सकते कि भैया आपने तो प्रेजेंट किया नहीं, मैं पेमेंट कैसे करूं? अब तो करनी पड़ेगी आपको, जैसे भी करो। अब ये मत सोचिए कि आपको प्रेजेंटमेंट करेंगे पेमेंट के लिए देन जाके आप पेमेंट करोगे, क्योंकि आप तो इधर उधर हो रहे हो ना। आपने तो जानबूझकर या कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव किया है कि जिससे वो प्रेजेंट कर ही ना पाए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। इफ़ द मेकर ड्रॉर और एक्सेप्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जानता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया, मान लीजिए अब आपको जो है एक्सेप्टर जिसको पेमेंट करनी है, ड्रॉर जिसने इंस्ट्रूमेंट लिखा है बट उसने क्या है आगे एंडोर्स कर दिया है, तो अब जब तक एंडोर्सी को पेमेंट नहीं मिल जाती ना तब तक वो जिम्मेवार रहता है। मेकर जो प्रोमिसरी नोट लिखता है, ठीक हो गया। अभी चलते हैं, अब उनको ये पता है कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ ड्यू डेट पर, यहाँ तक बात ओके हो गई। लेकिन वो अपनी मर्जी से ही, मतलब बिना प्रेजेंटमेंट के ही अपने आप ही थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते हैं, या वो ये कह देते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही पेमेंट कर देंगे, आप प्रेजेंट मत करो, हम वैसे ही पेमेंट कर देंगे। तो दोनों ही केस में फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ज़रूरी नहीं हो गया ना, तो बात वैसे ही बन गई हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ड्रॉर डज नॉट इनकर एनी डैमेजेस, मतलब प्रेजेंटमेंट ना करने की वजह से ड्रॉर को कोई खास डैमेज नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, देन कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटमेंट ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इन केस द प्रेजेंटमेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल, कई बार क्या होता है दो देशों के बीच में वॉर हो गया, कहीं कोई स्ट्राइक हो गई, कहीं कुछ बंद हो गया, रोड जैम हो गई या कुछ और इस तरीके की चीज़ें हो गई एंड आप बिल को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, इन दैट केस जो है या वॉर हो गया, स्पेशली इन केसेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वहीं पे स्टॉप कर दिए जाते हैं, तो उस केस में भी प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये सब प्रेजेंटमेंट से रिलेटेड हैं। मेन दो ही हैं, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।